नमस्कार। तो आपकी कथा नटी पुनः आप लोगों के पास है, आप लोगों के सामने है। और आज कथा नटी सुना रही है अचला बंसल की एक कहानी, बहरहाल। धन्यवाद। अचला बंसल मूलतः अंग्रेजी में लिखा करती हैं और ये कहानियाँ जो मैं सुना रही हूँ और ये जो पूरी बहरहाल धन्यवाद जो मैंने आज लगाया भी था, ये इस पूरे संकलन की कहानियाँ अनुदित कहानियाँ हैं। और अनुवाद, इन कहानियों को अनुवाद किया है मृदुला जी ने, मृदुला गर्ग ने, प्रियदर्शन ने और स्मिता ने। तो ये कहानी भी अनुदित कहानी है। और कल्पना जैन को नमस्ते, वे आ गई हैं। और किसी भी दर्शक को देख करके नेचुरली बड़ा स्वागत मन में आता है कि स्वागत है आपका आज के इस शो में। तो ये कहानी है बहरहाल धन्यवाद। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। उन सबको अपने साथ लेते चलिएगा और फिर बताइएगा कहानी कैसी लगी। मैं कभी भूल नहीं सकती शवदाह गृह तक अपनी उस पहली यात्रा को, उनके अंतिम संस्कार के लिए। यूं रोने धोने की खास बात नहीं थी। आखिर वे 79 साल के थे। लेकिन उनकी खिलखिलाती हंसी, खुशमिजाजी, अपने बेटे पोते से मिलने की ललक का ख्याल आया और मैं उदासी से भर गई। दया से नहीं। हालांकि उन्होंने जीवन बिल्कुल अकेले जिया था, लेकिन वे दया के पात्र नहीं थे। मेरे पति बार बार मुझसे पूछते रहे, किसी अनजान शख्स, वे वही थे। रेस्तरां की उस छोटी सी मुलाकात से पहले उस अनजान शख्स को लेकर कोई कैसे उदास हो सकता है, मेरे पति पूछ रहे थे। मैं उन्हें कैसे समझाती कि अपना 29वां जन्मदिन मनाने की मेरी इच्छा मर क्यों गई। सुबह में कितनी खुश थी। मैंने 2 केक बनाए थे, एक अपने परिवार के लिए और एक छोटा सा उनके और अपने कॉफ़ी सेशन के लिए। हफ्ते में 5 दिन मैं ड्राइव करके उनके बंगले पर जाती और उनके साथ 1 कप कॉफ़ी पीती। नौकरानी जाने से पहले तैयार करके रख जाती थी कॉफ़ी। और चूंकि वे गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते थे, मैं देर करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मेरा इरादा केक से उन्हें हैरत में डालने का था, क्योंकि मैंने अपना जन्मदिन उनसे छुपाए रखा था। कहाँ तो मैं हैरत में डालने वाली थी उन्हें, और कहाँ मैं सदमे में थी। वे नौकरानी को अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी में मृत मिले थे। मेरे पहुंचने तक वहां छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी को पता नहीं था क्या करना है। दरअसल सब मेरे पहुंचने का ही इंतजार कर रहे थे। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे अमेरिका में रह रहे उनके बेटे को सूचना देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे के पहुंचने का इंतजार किए बिना ही कर दिया जाए। मैं चाहता हूं अंतिम संस्कार उसी दिन हो, और मेरा बेटा कितनी भी जल्दी, उतनी जल्दी तो नहीं ही पहुंच सकता। याद रखो, कोई रिश्तेदार भी नहीं, उन्होंने चेताया था। आपको जल्दी नहीं मर रहे। मैंने मामले को टालने की कोशिश की थी। 78 का हूं। इस उम्र में किसी का क्या पता। मौत मेरे छोटे बेटे को 5 साल की कोमल उम्र में मुझसे छीन ले गई थी। और अगले ही पल वे नौकरानी के 3 साल के बेटे पर हंस रहे थे, जो गिलहरियों के पीछे भाग रहा था। और मैं उनके मृत बेटे के बारे में सोच रही थी। अगर वह जिंदा होता तो। पड़ोसी कौतूहल से देखते रहे और मैं जरूरी इंतजाम में लग गई।
कई भवें उठी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। उन्होंने भी कभी परवाह नहीं की, कभी परवाह की ही नहीं उन्होंने। तब भी नहीं जब वे उस भड़कीले ईटिंग जॉइंट में खाने जाते जहां ज्यादातर नौजवान लड़के जाया करते, और उनके पैर तुमको देखा तो मुझको ऐसा लगा इसकी धुन पर थिरकने लगते। लोग उनके चुस्त दुरुस्त कपड़ों का मजाक उड़ाते या उनकी तंदुरुस्त भूख पर हैरान होते, पर वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। और उनसे पहली मुलाकात याद कर मैं मुस्कुरा उठी। वे झक उजले कपड़ों में थे, जूते तक चमचमाते उजले थे, और रुमाल। मेरे लिए आज तक यह राज बना हुआ है कि आखिर वह रुमाल मेरे पर्स में आया कैसे। यह उस दिन की बात है जब काफी खरीदारी करने के बाद मैंने तय किया कि शानदार लंच का लुत्फ उठाया जाए। एक कुर्सी पर अपने पैकेट रख, पर्स खुल, रुमाल निकाल, मैं चेहरे का पसीना पोंछ ही रही थी कि एक सख्त आवाज ने शिकायती लहजे में कहा, आप जो रुमाल इस्तेमाल कर रही हैं वो मेरा है, यंग लेडी। मैंने हैरानी से ऊपर देखा, फिर रुमाल पर नजर डाली। हे भगवान, ये तो पुरुषों का रुमाल था, लेकिन और ये मेज मेरी हुआ करती है। मैं अपना रुमाल यहाँ छोड़ गया था। हाँ, मुझे क्लेप्टोमेनियाक्स का ख्याल नहीं आया। वे फुसफुसाए। बुरी तरह शर्मिंदा मैं अपने पैकेट्स उठाने लगी। आप चाहें तो मेज मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। सूप मेज पर रखते हुए उन्होंने उदारता दिखाई। एक चोर के साथ मेज शेयर करना आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैंने आपको चोर नहीं कहा। क्लेप्टोमेनियाक चोर नहीं होते। क्यों, होते हैं क्या? उन्होंने धृष्टता से मुस्कुराते हुए पूछा। आपको बता दूं, मैं वह भी नहीं हूं। मैं क्लेप्टोमेनियाक नहीं हूं। मैंने गुस्से में कहा। मेरा रुमाल वापस मिलेगा मुझे? हे भगवान, उनका रुमाल अब तक मैंने अपने हाथों में जकड़ रखा था। शर्म से गड़ते हुए मैंने उसे वापस कर दिया। और ये लिपस्टिक का निशान मैं कैसे छुड़ाऊंगा? हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी प्यारी बीबी बहुत पहले गुजर चुकी है। लेकिन मैंने उनके हाथ से रुमाल झटक लिया। मैं इसे धुलवा करके आपको वापस कर दूंगी, मैंने ठसके से कहा। यह मेरी तरफ से आपको उपहार, इसे बतौर यादगार रख लें। उन्होंने ठहाका लगाया। बिल्कुल नहीं, आप अपना पता देने की कृपा करें, यह आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने झल्ला कर कहा। एक मामूली रुमाल पर इतना तूल मुझे खिंचाने लगा था। जिंदगी में ऐसी शर्मिंदगी की नौबत पहले कभी नहीं आई थी। क्लेप्टोमेनियाक, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे अगर उन्हें। मैं शेयर करने के उनके अनुरोध को ठुकरा मैं भूखे पेट बाहर निकल आई, हथेली पर उनका पता लिख के। मेरा इरादा पक्का न होता तो उनके घर का पता लगाने में कभी कामयाब न होती, लेकिन वह नामुराद रुमाल वापस करने मैं जहन्नुम भी चली जाती। मैं सारे रास्ते उनको कोसती गई कि उन्होंने अपना घर खोज निकालने का काम मेरे ऊपर छोड़ दिया था। कम से कम कोई अता पता बता देते कोई जगह कहाँ है उनका घर, एक पता बस। उनका निवास था धुंधली पड़ चुकी नेम प्लेट से सजा एक विशाल बेनूर बंगला। मैंने संदेह से चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। घंटी बजाने का नतीजा न निकलने पर मैं लौटने को ही थी कि नजर नीम के पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर ऊँघते उन पर पड़ी। मैं सोच रही थी कि उन्हें कैसे उठाऊं कि वे हिले। अपना चश्मा ठीक किया और बोले, तो तुमने मुझे खोज ही निकाला, मेहनती हो नहीं? ये रहा आपका रुमाल।
तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा हो जाता है, यही जिंदगी का मजेदार पहलू है। अगर ऐसे राहत देने वाले लम्हे ना आए तो जिंदगी कितनी बोझिल हो जाए, नहीं क्या? उन्होंने खुश दिल मुस्कुराहट के साथ मुझे निहारा। सहसा मेरे सीने से बोझ उतर गया। वाकई वह मजेदार था। मैं हंसने लगी, साथ में वे भी। तुमने लिपस्टिक के दाग मिटा दिए ना? रुमाल का मुआयना करते हुए प्रसन्न भाव से मुस्कुराए। दरअसल काफी पुरानी बात है। मैं दफ्तर से लौट रहा था कि एक युवती ने मुझे रुकने के लिए हाथ का इशारा किया। मैंने कभी लिफ्ट न देने का नियम बना रखा था, लेकिन उसमें कुछ था जिसकी वजह से मैं रुक गया। वह बेहद कातर नजर आ रही थी। मैं अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांगने की गलती पर उसे नसीहत दे रहा था कि वह फूट फूट के रोने लगी। अब रो क्यों रही हो? कम से कम अपना रुमाल तो निकाल लो। खो गया। मैंने उसे अपना रुमाल दे दिया। जब मेरी बीवी ने मेरे रुमाल पर लिपस्टिक का दाग देखा तो समझ लो एकदम कयामत आ गई। वह पूछती रही लगा कैसे, और मैं बताता रहा, और सारी सफाई के बावजूद वो संतुष्ट नहीं हुई। बेचारी। वक्त के भागने से बेखबर हम गप मारते रहे। मैंने फिर आने का वादा किया और इस तरह शुरू हुई हमारी 11 बजे की दोस्ती। हमने उसे वही नाम दिया था। कई बार मैं स्नैक तैयार करके कॉफ़ी के साथ खाने के लिए ले जाती। वे मुझे अपना बगीचा मातृत्व या सच पितृत्व भाव से उसके अभिमान के साथ घुमाते। ये पौधा देखा? ये मैं बहुत दूर से लाया था। और ये देखो, ये बेल तो बिल्कुल मुरझा गई थी और मैंने इसे जला दिया। अब ये फूल देगी नीले वाले। अपराजिता क्या है, जानती हो तुमसे? अपराजिता का फूल। ओह, सुंदर। और इसी तरह से वो मुझे दिखाया करते अपना बगीचा। उनकी इकलौती फिक्र थी, यार मैं सोचता हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरे पौधों को कौन देखेगा। बड़ी मेहनत से पाले हैं, बच्चों की तरह। ऐसा नहीं था कि वे अक्सर मरने के बारे में सोचते थे। कभी कभार जब पीछे मुड़कर देखने के मिजाज में होते तभी इस तरह की बात करते। और तुम्हें पता है, अपने बेटे निखिल को देखे मुझे 5 साल हो गए। शुरू में वह हर साल आता था, लेकिन अब लगता है बिजी हो गया है। अच्छा कर रहा है, वहां प्रॉपर्टी खरीद ली है। वो इस टूटे फूटे पुराने घर का ख्याल क्यों करेगा? क्यों करना चाहिए उसे? क्यों? वे बुदबुदा रहे थे, मुझसे ज्यादा अपने आप से, लेकिन मैंने सुन लिया था। कम से कम वह अपने पिता का तो ख्याल रख सकता है, मैंने जवाब दिया। रखता है, मुझे अक्सर गिफ्ट भेजा करता है, लेकिन आपको देखने नहीं आता। वे खामोश हो गए और उनके चेहरे पर तकलीफ की छाया उभर आई। वे अचानक बूढ़े लगने लगे, 78 साल से ज्यादा। मैंने दोबारा यह मसला नहीं छेड़ा। वे भी निखिल के बारे में बात करने से बचते जब तक कि उसका खत ना आ जाता, और खत आते ही वे रोक ना पाते। अपने निक्की के बारे में, उसके बचपन के बारे में, अपने पोतों के बारे में उनकी बात खत्म ही ना होती। उनके फोटो दिखाते हुए उन्होंने उत्साह से कहा, देखो मेरा पोता, और बिल्कुल निक्की जैसा लगता है। मैं फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई, यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वह अपनी मां पर गया है। कभी 1 घंटे की जगह हम ज्यादा देर तक अब करते रहते तो घर पहुंचकर मैं बहुत हड़बड़ी में काम निपटाती। मेरे पति को जो लंच के लिए घर आते थे, कई बार काम चलाऊ खाना मिल जाता था। जाहिर तौर पर वे झल्लाहट अनुभव करते। आखिर एक बूढ़े खुसट से तुम क्या बात किया करती हो, वे पूछते। आप एक दिन साथ क्यों नहीं चलते? वे बहुत दिलचस्प आदमी है, काफी जानकार।
आपको पता है उनके पास ढेर सारी किताबें हैं। मेरे पास किसी सनकी बूढ़े के लिए टाइम नहीं है, वह भी अजनबी। वे बूढ़े जरूर हैं पर सनकी नहीं हैं। हमारे रिश्तेदार भले ही ना हो, लेकिन अजनबी तो नहीं कह सकते ना उन्हें। और कहो, क्या कोई अजनबी दोस्त नहीं बन सकता? ठीक है, ठीक है, तुम थकेले बूढ़ों के साथ रहा करो, दैट्स योर प्रॉब्लम, वे उकता कर कहते। मेरे दोस्त भी दोपहर से पहले के हमारे कॉफ़ी प्लस गॉसिप सेशन से मेरे अचानक गायब हो जाने से हैरान थे। अपने तजुर्बेकार और हाजिर जवाब 70 साला दोस्त के मुकाबले अब वे मुझे बचकाने लगने लगे थे। फुर्सत के वक्त उनसे मिलना और उनका मन बहलाना। जा उस सनकी का मन बहला कर। मेरे पति को लगता है मैं यही काम करती थी, उनकी समझ के बाहर था। पर अपना जन्मदिन न मनाना तो मेरे पति के लिए अकल्पनीय था। यह उनकी बिल्कुल समझ के बाहर की बात थी। तुम इसलिए मातम नहीं मना सकती कि वह बूढ़ा टपक गया। यार कम, चलो तुम्हारा जन्मदिन है आज। मैं उन्हें कैसे समझाती कि वे बस एक बूढ़े शख्स नहीं थे, एक दोस्त, मार्गदर्शक, पिता, सब थे। ऐसा आदमी जिसकी जगह दूसरा आसानी से नहीं ले सकता था। हमारी साल भर की दोस्ती ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। जीवन के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल गया था। मैं उन कीमती 12 महीनों को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी? आदमी चला गया था, लेकिन उसके शब्द बचे हुए थे। वे शब्द जिन्हें सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी, उनके बेटे को भी नहीं। मैंने उसे टेलीग्राम भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे यह घर उसके आधिकारिक मालिक के हवाले जो करना था। 1 हफ्ते बाद उसका फोन आया। वह अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर था और लौटने के बाद ही उसे तार मिला था, ऐसा वह बता रहा था। आप कब आ रहे हैं? मैंने पूछा। लगा वो हैरान रह गया था। अब आने का कोई मतलब नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। मेरा वकील आपसे संपर्क कर लेगा, तब तक प्लीज चाबियां अपने पास रख लीजिए। लाइन कट गई थी। वह निसंग आवाज क्या वाकई उनके बेटे की थी? जिंदा दिली और गर्मजोशी से भरपूर शख्स का बेटा ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। हो सकता है कि दूरी की वजह से उसकी आवाज इतनी ठंडी और बेजान लग रही हो। उस बुजुर्ग की जीवंत और ओजपूर्ण आवाज के इतने विपरीत। आप चाहें तो टेबल मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, यही तो कहा था उन्होंने। हो, आखिर ढूंढ ही लिया आपने मुझे। वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, उनकी आवाज साफ और जोशीली। ये पौधा देख, आम का है, 5 साल पहले लगाया था। इतने फल देगा कि क्या कहूं मैं आपको खिलाऊंगा। मैं उनके घर से दूर नहीं रह सकी। मैं पौधों को मुरझाने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वकील आया था और चाबियां ले गया था। पौधों का क्या होगा? मेरे मुंह से निकला था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और चलता बना। मैं रोज पौधों को पानी देने जाने लगी। वे मेरी देख रेख में खिलते रहे। मेरे पति को लग रहा था कि मैं बिल्कुल सनक गई हूं, और उन पड़ोसियों को भी जिन्होंने मुझे बगीचे की देखभाल करते हुए देखा। लगता है उन्होंने घर आपके हवाले कर दिया, एक ने चुटकी ली थी। शायद, मैंने पलटवार किया था। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछने की हिम्मत ना की थी, लेकिन जुबान तो सबकी चलती रही थी। उस दिन और ज्यादा, जब सारे पौधे उठाकर मैं अपने घर ले आई। मैंने परवाह नहीं की
कम से कम मैंने उनके मालिक से इतना तो सीख ही लिया था। और फिर एक दिन वह आया, उनका वारिस, अपनी संपत्ति का मुआयना और मूल्यांकन करने। आखिर 2 साल बाद और किस काम से आता? 2 साल बाद वह मेरे गुलजार बगीचे को देखता रहा। फिर संजीदगी से बोला, मैं अपने पिता की देखभाल करने के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्हें देखभाल की जरूरत नहीं थी, हम बस अच्छे दोस्त थे, मैंने जवाब दिया। उसने गला साफ किया। मेरे पिता के देहांत के बाद आप शायद उनके पौधे ले आई थी। स्तब्ध, मैं उसे घूरती रह गई। दरअसल मैंने एक घर खरीदा है, हम यहीं सेटल होने की सोच रहे हैं। मेरी पत्नी को बागवानी का बहुत शौक है और अपने गुस्से को काबू में रखकर मैंने कहा, आप अपने पिता के पौधे ले जा सकते हैं, उन पर आपका हक है। मैं नहीं मांगता, लेकिन मेरी पत्नी, आप समझ रही हैं ना? बेशक, वो मेरे थे भी नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। नहीं, आप चाहें तो एक आध रख लें, प्लीज। नहीं, धन्यवाद। अपनी उमड़ती रुलाई को किसी तरह मैंने रोककर कहा, आप सब ले जाएं, सभी। वह मेरे रुआंसे चेहरे को ताकता रहा, फिर कंधे झटक कर बोला, बहरहाल धन्यवाद पौधों की देखभाल के लिए, और चला गया। बहरहाल धन्यवाद पौधों की देखभाल के लिए। मेरी पत्नी को बागवानी का शौक है।